Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडियाज रिलेशनशिप विथ यूएसए एंड रशिया। भारत का अमेरिका के संग और रशिया के संग किस तरह का संबंध है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और यूएस इन शॉर्ट emerged as one of the two superpowers, the other being the Union Soviet Socialist Republic USSR और सोवियत यूनियन। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दो बहुत ही शक्तिशाली देश हुए। एक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, और इस यूएसए को शॉर्ट में यूएस भी कहा जाता है, और दूसरा बना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर सोवियत यूनियन। These countries were militarily and economically so strong as compared to other states that they could project their power to every nook and corner of the world. अब यह जो देश हैं वह सैन्य बल में और आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा ताकतवर थे कि वह अपने शक्ति को पूरे दुनिया के कोने कोने तक वह दिखाते थे। ठीक है। When India attained independence in 1947, it wanted to have a good relationship with both the countries. जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब वह चाहता था कि उसका दोनों देशों से अच्छा संबंध बने। It was widely believed that a natural tie would exist between India and the US since India seemed destined to emerge as the world's largest and Asia's first fully democratic state. अब देखिए, यह माना जाता था कि एक प्राकृतिक रूप से जोड़ रहेगा, ठीक है, भारत में और अमेरिका में, क्योंकि भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा और एशियाज फर्स्ट फुल्ली डेमोक्रेटिक स्टेट बना था, लोकतांत्रिक राज्य बना। एंड द यूएस वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल एंड सेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और अमेरिका जो था वह इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और जहाँ पर लोकतांत्रिक को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है उस वह राज्य देश माना जाता था। So far as the relationship between India and the USSR was concerned, a number of commonalities were easily noticed. अब देखिए, जहाँ तक भारत और यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स सोवियत यूनियन इनका जो संबंध था इसमें कुछ कुछ समानताएं देखी गई, बट द डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद दीज टू कंट्रीज टुक डिफरेंट कोर्सेस। लेकिन भारत का इन दोनों देशों से जो संबंध बना वो अलग अलग दिशा हुआ उसका। आइए हम लोग देखते हैं ये पार्ट पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज यूएस सपोर्ट फॉर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत जो आज़ादी के लिए लड़ाई किया, ठीक है, उसमें यूएस का अमेरिका का उसको क्या समर्थन मिला वो आप समझेंगे। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, तो उस समय भारत अमेरिका का जो संबंध था उसमें क्या क्या समस्याएं आई थी। एनालाइज इंडो यूएस रिलेशंस इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्पररी इश्यूज। आप ये देख पाएंगे कि भारत का और जो अमेरिका का उसमें जो जो समकालीन, ठीक है, जो उस समय के जो परिस्थिति जो समस्याएं थे उनमें उनका संबंध कैसा रहा। एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन इंडिया एंड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। आप ये समझ पाएंगे कि भारत और जो सोवियत यूनियन है उसका राजनीतिक और आर्थिक जो मामला था, जो चीज़ था, उसमें किस तरह से एक मजबूत जोड़ बना। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब भारत और रशिया में वो क्या क्या क्षेत्र थे जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ हुए।
तो अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस होंगे, तो लाइन से सबको देखिए और पढ़िए। 27.1 इंडो यूएस रिलेशनशिप, 27.1 भारत अमेरिका के बीच में कैसा संबंध। डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूएस वर इनिशिएटेड इन नवंबर 1941, 6 years बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। हमारे आज़ादी के 6 साल पहले नवंबर 1941 में भारत और अमेरिका के बीच में जो डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट था, ठीक है। डिप्लोमैटिक क्या होता है? डिप्लोमैटिक का मतलब होता है राजनयिक, ठीक है, कूटनीतिक जो संबंध था वो लाया गया। देयर वॉज अ वेल्थ ऑफ गुडविल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द यूएस। अब देखिए भारत का जो आज़ादी हुआ उसमें यूएसए जो अमेरिका है उसका बहुत ही समर्थन रहा। द डिसीजन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमैटिक रिलेशन विद इंडिया रिफ्लेक्टेड द अमेरिकन अनहैप्पीनेस विद द ब्रिटिश अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये जो निर्णय लिया गया कि भारत के साथ एक कूटनीतिक रिश्ता होगा, तो यहाँ जो अमेरिका रिश्ता रखना चाहता था, इसके वजह से जो ब्रिटिशर्स का जो अप्रोच था, ठीक है, जिस पर आज़ादी पर सवाल उठाया जाता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो दुखी हुए। द यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव दैट ब्रिटेन शुड प्रॉमिस सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया आफ्टर द वॉर इन एक्सचेंज फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट हिटलर। अब जो अमेरिका के लोग थे, ठीक है, वो यह मानते थे कि ब्रिटेन को ये वादा करना होगा कि भारतीय लोग अपनी सरकार खुद चलाएंगे युद्ध के बाद। किसके बदले में? जब हिटलर के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें जो भारत अपना योगदान दिया या हिस्सा लिया, उसके बदले में। द अटलांटिक चार्टर स्पेल्ड आउट बाय द यूएस एंड द ब्रिटेन हैड ऑफर्ड होप ऑफ अ न्यू डॉन टू द सप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड वंस द वॉर हैड बीन सक्सेसफुली कॉन्क्लूडेड। अब देखिए जो अटलांटिक चार्टर थे, ठीक है, वो यूएस, अमेरिका और ब्रिटेन का जो बात था उसको बताए, ठीक है, जो ऑफर किए कि एक नया सवेरा होगा, जो लोगों को दबाया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके लिए एक नया सवेरा होगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिका गॉट अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन इंडियन आइज फॉर दिस। अब भारतीयों की नज़र में इसके वजह से अमेरिका का बहुत अच्छा माहौल बना, ठीक है, वो अमेरिका को अच्छा मानने लगे। However, Britain subsequently declared that the charter applied solely to fellow Europeans under Hitler's Nazi occupation. हालांकि जो ब्रिटेन थे वो बाद में ये इस बात की घोषणा की है कि ये जो चार्टर थे ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर लागू होगा जो कि यूरोपियन देश में थे, हिटलर नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर। 27.1.1 रिलेशंस इन द कोल्ड वॉर ईयर्स। अब जब शीत युद्ध का जब समय काल था तो उस समय संबंध कैसे रहे? द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस फेल टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। अब देखिए भारत और अमेरिका का जो रिश्ता था वो अपने पूरे क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। Many factors were responsible in determining the actual course. बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायित्व हुए। This was due to preoccupation of the United States with the containment of communism, which started the Cold War between the US and the Soviet Union. अब ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो अमेरिका थे, ठीक है, उनका जो प्री ऑक्यूपेशन था, वो जो पहले से माने थे कि जो कम्युनिज्म है वो रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो लोग थे उनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? साम्यवाद। द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया led by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru refused to be drawn into the Cold War politics of competitive military alliance promoted by both the superpowers. अब देखिए भारत के जो
नए आज़ाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वह इस शीत युद्ध की जो राजनीति थी, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, इसमें खुद को शामिल करने से मना कर दिए, वो पीछे हट गए। नेहरू चूज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट which aimed to give India the much needed independence of action in the sphere of foreign policy and relations। अब नेहरू कौन सा रास्ता चुने? वो नॉन अलाइनमेंट नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को चुने, जिससे भारत को जो ज़रूरत थी उसकी आज़ादी के लिए, ताकि वो अपने काम को अपने हिसाब से कर सके, आज़ादी से कर सके, वह जो उसकी जो विदेश नीतियां हैं, विदेशी जो संबंध है, वह आज़ादी से उस पर कार्य कर सके। America regarded India's refusal to collaborate as a sign of unfriendliness। आप देखिए, अमेरिकन को ऐसा लगा कि भारत जो ये मना कर रहा है अमेरिका का साथ देने से, वह इससे अपनी मित्रता कम कर रहा है। ठीक है, वह जो एक मित्र का काम होता है साथ देना, वह नहीं दे रहा है। The cause of the better Indo-US relations received a blow in 1954। अब देखिए, जो भारत अमेरिका का जो संबंध है, ठीक है, 1954 में ये बढ़ा। The US through Cold War brought rivalry to India's doorstep by forming two military organizations, SEATO and CENTO, with Pakistan, who joined these alliance as a key member। अब देखिए, ब्लो, यहाँ पे ब्लो मतलब क्या हुआ? खराब हुआ रिलेशन। तो जो यूएस है अमेरिका, वो क्या किए? शीत युद्ध के जरिए, कोल्ड वॉर से वो भारत के दरवाजे तक उसके दुश्मन को लाए। ठीक है, वो दो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, सियाटो एंड सेंटो, पाकिस्तान के साथ, जो कि गठबंधन किए एक प्रमुख सदस्य के रूप में। द यूएस मिलिट्री एडेड पाकिस्तान गिवन टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म was used against India contrary to initial assurance। अब देखिए, जो यूएस थे वो अपनी मिलिट्री पाकिस्तान को दिए थे, ठीक है, सैन्य बल दिए थे अपना, ताकि वो ये देख सके कि जो कम्युनिज्म है उसका विस्तार हो, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है मिलिट्री का, वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ किया। द अक्टूबर 1962 वॉर between India and China introduced a new element in the Indo-US relationship। अब देखिए, 1962 अक्टूबर के महीने में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, और इसके वजह से भारत और पाकिस्तान का, माफ कीजिएगा, भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसमें एक नया दौर आया। Within India, there were for the first time many voices strongly advocating an alliance with the US against China। भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत लोग यह आवाज उठा रहे थे कि चाइना के खिलाफ भारत को अमेरिका के संग गठबंधन करना चाहिए। Many also wanted a drastic modification of the non-alignment policy। अब बहुत लोग ये भी चाहते थे कि हम लोग का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, मतलब हम लोग अपना देश खुद चलाएंगे, हम लोग किसी के संग जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, उसमें चीजें लाई जाए, बदलाव लाया जाए। There was perhaps an expectation in the US too that India could now be prepared to head an anti-Chinese and anti-communist alliance। अब जो अमेरिका था वह भी इस बात का उम्मीद लगाया था कि भारत अब क्या करेगा कि वो एंटी चाइनीज, मतलब चाइना के विरुद्ध में एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बनाएगा। When the Chinese invasion scaled up, the government of India made an urgent appeal to Washington, US, for military supplies। जब चाइना से आक्रमण बढ़ता गया, तब भारत की जो सरकार है वह यूएस, अमेरिका, वॉशिंगटन में वो लोग अर्जेंट अपील किए कि उन लोगों को मिलिट्री सप्लाईज दिया जाए, सैन्य मदद दी जाए। In a speedy response, the US President John F. Kennedy provided India with small arms and equipment। आप देखिए, उनको क्या चाहिए था? मिलिट्री सप्लाईज, बंदूकें चाहिए थी, हथियार चाहिए थे लड़ने के लिए। तो स्पीडी रिस्पांस, जल्द से जल्द रिस्पांस करने के लिए जो यूएस के जो उस समय प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वो क्या किए? भारत को छोटे छोटे हथियार दिए थे। The first batch of arms arrived even before the signing of a deal between the two countries। अब जो पहला तख्ता आया, ठीक है, जो पहला बैच आया हथियारों का, वो सिग्नेचर का जो डील है उसके सिग्नेचर के पहले ही आ गया।
Further, the US agreed to payment for these arms in rupees. अब उसके साथ साथ जो अमेरिका है वो इस बात से मान गया कि वह रुपए में ये इन हथियारों का पैसा लेगा. However, the pro-American goodwill in India evaporated with the US reluctance to openly blame Pakistan for starting the 1965 war against India. हालांकि जो पहले अमेरिका का जो गुडविल था भारत में वो खत्म हुआ और यूएस जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को ब्लेम करने लगा कि पाकिस्तान 1965 का युद्ध भारत के खिलाफ चालू किया. तो इस परिस्थिति में अमेरिका का भारत से रिलेशन अच्छा होने लगा. इन एडिशन टू यूएस सपोर्ट टू पाकिस्तान, यूएस वॉर ऑन वियतनाम कंट्रीब्यूटेड टू सर्टेन कोल्डनेस इन इंडो यूएस रिलेशन इन 1960. अब देखिए, हालांकि पाकिस्तान को ब्लेम तो कर रहा था यूएस, लेकिन वह अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा था. ठीक है, और यूएस वॉर हुआ, अमेरिका युद्ध किया वियतनाम में. इससे भारत और अमेरिका का जो संबंध है 1960 में यह थोड़ा ठंडा पड़ा. इन द बिगिनिंग ऑफ 1970s द यूएस rapprochement with China with Pakistan help was another turning point. अब देखिए, 1970 में अमेरिका जो है वो क्या किया, वो मेल मिलाप किया किसके साथ, चाइना के साथ. तो इसके वजह से पाकिस्तान का मदद लिया और चाइना के संग मेल मिलाप किया. तो भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते थे उसमें भी एक टर्निंग पॉइंट आया. द बांग्लादेश एपिसोड क्रिएटेड अ न्यू क्राइसिस इन इंडो यूएस रिलेशनशिप टू. आप देखिए, जो बांग्लादेश का जब बात आया, ठीक है, तो उस समय भी भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसमें कमी हुआ. द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन took the position that the East Pakistan's present-day Bangladesh revolt was a movement to break up Pakistan and that Pakistan's brutal attempt to suppress it were justified. अब देखिए, यूएस की सरकार जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस बात को बोली कि जो ईस्ट पाकिस्तान का, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ पर इस बात को लेकर विद्रोह किया गया. ठीक है, ताकि पाकिस्तान के टुकड़ी हो जाए और जो टुकड़ा हुआ वो बांग्लादेश बना. ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान उस समय वहां के लोगों को बहुत शोषित कर रहा था, वो लोग को दबा रहा था. ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर 1971 द यूएस मूव्ड एन anti-Indian resolution in the Security Council and the USA froze its economic assistance to India. 1971 में जब बांग्लादेश के संग युद्ध हुआ तो अमेरिका एक एंटी इंडिया मतलब भारत विरोधी एक रिजोल्यूशन पास करवाया. कहाँ पर, सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल, और भारत को जो आर्थिक मदद मिल रही थी वो उस पर रोक लगाया. द ओनली असिस्टेंस दैट कंटिन्यूड वाज फूड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बाय वॉलंटरी एजेंसीज. सिर्फ वही मदद किया जाता था, कौन सा, जहां पर जो वॉलंटरी एजेंसीज थे वो खाने को मुफ्त में देते थे. नॉट ओनली दैट, वॉशिंगटन वॉज मेड मिलिट्री मूव. इतना ही नहीं, वॉशिंगटन यूएस अमेरिका में मिलिट्री लाया गया. अ पार्ट ऑफ द यूएस 7th फ्लीट वॉज ऑर्डर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल. अब देखिए, यूएस 7th जो फ्लीट था उसके कुछ हिस्सा को यह निर्देश दिया गया कि वो बे ऑफ बंगाल जाए. द न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर USS Enterprise sailed towards the Bay of Bengal in a show of solidarity with Pakistan Army, which could be saved from defeat in Bangladesh. अब देखिए, USS Enterprise जो करियर था जिसमें न्यूक्लियर पावर भी था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट था ये करियर USS Enterprise. ये किस तरफ बढ़ा, बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ा, ताकि जो युद्ध है, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको ताकत मिले और वो उनको बांग्लादेश से युद्ध में वह जीते, वो हारे नहीं. इट टुक सम टाइम, अ कपल ऑफ इयर्स, फॉर द यूएस टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज द मेजर कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन. कुछ समय लगा, कुछ सालों में जो अमेरिका है वह इस चीज को समझ पाया कि जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वहां पे भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य देश है.
It was in this spirit of reconciliation India hosted President Carter's visit in 1977. अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन दिस स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलेशन भारत क्या किया, वो 1977 में प्रेसिडेंट कार्टर का विजिट करवाया भारत में. हाउएवर वंस अगेन अनदर ब्लो स्ट्रक. हालांकि फिर से समस्याएं आई. द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 had thrown India and United States on opposite side. अब 1979 में जो सोवियत लोग अफगानिस्तान पर हमला किए, ठीक है, वहां पे गए, तो इसकी वजह से भारत में और अमेरिका में ये लोग अलग अलग खड़े थे. इन्वेजन का मतलब क्या होता है? हमला करना, आक्रमण करना. पाकिस्तान became the closest ally to facilitate military help to Afghan मुजाहिदीन. अब देखिए, पाकिस्तान सबसे करीबी था, ठीक है, जो कि अफगान मुजाहिदीन को सैन्य मदद दे सकते थे. नो डाउट इंडियाज इनिशियल सिंपैथीज विद द सोवियत एक्शन अगेंस्ट अफगानिस्तान हार्म्ड रिलेशन विद अमेरिका. अब इस पे कोई शक नहीं है कि भारत जो पहले अपना सिंपैथी दिखाया किसके साथ, सोवियत जो एक्शन किए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है, इससे उनके अमेरिका के साथ भारत का जो रिश्ता है वह खराब हुआ. 27.1.2 अमेरिकन एड टू इंडिया. अब देखिए भारत किस तरह से अमेरिका मदद किया. देयर वाज अ स्लो स्टार्ट टू द इकोनॉमिक असिस्टेंस दैट इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम द यूएस. भारत को जो अमेरिका से आर्थिक मदद जो मिल रही थी उस पर बहुत ही वह धीमी शुरुआत थी उसकी. India's food production at the time of independence was insufficient to feed its millions. Its industrial and service sector was also quite backward. भारत जब आज़ाद हुआ था तब उस समय जितना भारत में खाना का पैदावार होता था, जितना अन्न का पैदावार होता था, वह पूरा नहीं पड़ता था उसके लाखों करोड़ों लोगों के लिए. जो हमारे इंडस्ट्रीज थे, जो हमारा सर्विस सेक्टर था, वो बहुत ही पिछड़ा था. That is why India was dependent on other countries for bilateral assistance. इसलिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था उनसे मदद लेने के लिए. The first of the many food aid shipments to India from the US started in 1951. आप देखिए, जो पहला भारत को खाने के रूप में जो खाना भेजा गया वो यूएस के वहाँ से अमेरिका से वो 1951 में हुआ. In 1954, the US Congress passed a public law 480, PL 480, allowing the sale of surplus American wheat to India. अब देखिए क्या हुआ. 1954 में जो यूएस का कांग्रेस था वो एक पब्लिक लॉ 480 PL 480 लाए, ठीक है. उसमें ये था कि अमेरिका के पास जो ज़्यादा खाना है, ठीक है, जो वीट है, वो उसको भारत को बेच सकता है. India continued to receive food grains from the US under PL 480 till the early 1970s. भारत पब्लिक लॉ 480 के अंतर्गत 1970 तक उसके प्रारंभिक समय तक मदद लेता रहा, वहां से खाना खरीदता रहा. The story of suspicions in political relationship uses only one side of the coin. अब देखिए, जो राजनीतिक संबंध था, ठीक है, उसकी जो कहानी थी उसमें जो सस्पिशंस था, ठीक है, सस्पिशंस का मतलब क्या होता है? सस्पिशंस का मतलब होता है उसमें जो शक था, ठीक है, इसकी ये सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखती थी. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इंडिया रिसीव्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड फूड एड फ्रॉम द यूएस राइट फ्रॉम 1950. जब शीत युद्ध हो रहा था, कोल्ड वॉर हो रहा था, तो देखिए राजनीतिक मतभेद तो था, अंतर था, लेकिन फिर भी भारत को आर्थिक रूप से और खाने के रूप में अमेरिका से 1950 से ही मदद मिलता था. इन एडिशन टू फूड असिस्टेंस, द यूएस हैड प्रोवाइडेड लार्ज बायलैटरल डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू इंडिया. अब देखिए, फूड असिस्टेंस तो मिलता ही था, इसके साथ साथ खाने का जो मदद था उसके साथ साथ अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा भारत को विकास करने में भी बहुत मदद किया. However,
You must not forget that this assistance was not available for the developmental of heavy industries, but in the field of agriculture, development of raw materials and minerals. लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मदद किया गया था, ये बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज लगाने में का विकास करने में नहीं किया गया था. ये खेती में किया गया था. रॉ मटेरियल और जो मिनरल्स हैं, कच्चा माल और जो मिनरल्स, उनका विकास करने में किया गया था. किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा. मिनरल मतलब खनिज पदार्थ. फॉर क्रिएटिंग अ हैवी इंडस्ट्री बेस, इंडिया हैड टू टर्न टू द सोवियत यूनियन. अब देखिए, एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बनने के लिए भारत को किसके तरफ जाना पड़ा? सोवियत यूनियन के तरफ जाना पड़ा. द डेवलपमेंट असिस्टेंस गिवन बाय द यूएस रीच्ड अ पीक ऑफ अराउंड $500 million इन 1962. अब देखिए, जो विकास के लिए सहायता मिलती थी अमेरिका से, वो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा 1962 में $500 million. ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर, द यूएस फ्रोज इट्स इकोनॉमिक एड टू इंडिया. जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, तब अमेरिका जो है वो अपना जो आर्थिक मदद था भारत के लिए, उसको रोक दिया. However, the bilateral assistance started in 1978 after a long gap. अब देखिए, 1962 में रोका था, ठीक है, नहीं 1962 तक किया था, और जब बांग्लादेश के संग युद्ध हुआ तब रोका. उसके बाद 1978 में फिर से जो मदद था, ठीक है, द्विपक्षीय दोनों तरफा जो मदद था वो हुआ. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायलैटरल एड डिक्रीज द लेट from the late 1970s onwards because of the substantial increase in multilateral assistance given by the International Development Authority IDA, the soft money affiliate of the World Bank. अब देखिए, लेकिन जो महत्व था, ये जो मदद मिल रहा था, ये काफ़ी कम हो गया था 1970 के दशक के मुकाबले, क्योंकि जो मल्टीलैटरल असिस्टेंस था भारत को वो मिलने लगा कहाँ से? इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी IDA, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक सॉफ्ट मनी अफिलिएट है, ठीक है. मच ऑफ द IDA मनी वाज ऑफ कोर्स फंडेड इनडायरेक्टली बाय द US. अब देखिए, IDA में जो ज़्यादातर जो पैसा है वो कहाँ से आता था? वो अमेरिका से लाया जाता था, वहाँ से फंडिंग होता था. In the 1980s, the World Bank lending typically ran into $2 billion. 1 billion is 100 crores और 1000 million. तो अब देखिए, 1980 में जो वर्ल्ड बैंक जो उधार दिया वो कितना बढ़ गया? वो बढ़ गया $2 बिलियन. 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, मतलब 200 करोड़ डॉलर हो गया वो. So for India, the US stance towards multilateral financial institution mattered more than the bilateral aid. तो भारत के लिए मल्टीलैटरल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बायलैटरल एड से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए. US had no objection to clear India's request for a $5.8 billion loan from the International Monetary Fund IMF in 1981, the largest ever sought by a member country. अब अमेरिका इस बात पर कोई आपत्ति नहीं किया जब भारत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 1981 में $5.8 बिलियन का लोन मांगा. अब देखिए, 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़. 5 बिलियन हो गया 500 करोड़, ठीक है, और 5.8 मतलब $580 करोड़ का जो लोन के लिए बोला उसके लिए. और ये जो लोन है ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा अमाउंट हुआ जो भी एक सदस्य है किसी राज्य का, उसका लिया हुआ पैसा. 27.1.3 कंटेम्पोरेरी इंडो-US रिलेशनशिप. अब देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है समकालीन, लिविंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू और ऑकरिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है. आज क्या है? The end of the Cold War in 1990s left the United States as the lone superpower. अब देखिए, 1990 में जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका जो था वो अकेला एक सुपर पावर बना, ठीक है. This new reality brought a reprisal of the Indo-US relation.
अब यह जो नई जो सच्चाई बनी, इससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका का जो संबंध है वह अच्छा हुआ। कैसे? न्यू अपॉर्चुनिटीज केम अप टू ब्रिंग इंडिया एंड यूएस क्लोज। नए नए अवसर आए जिससे भारत और अमेरिका क्लोज हुआ। ठीक है। मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स कमेंस्ड, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड pouring in, and Indian skilled professionals in communication and information technology projected India to US in a positive light। अब देखिए, जो मिलिट्री है वो एक दूसरे के संपर्क में आए, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका के लोग भारत में इन्वेस्ट करने लगे, फिर भारत में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, मतलब वह लोग जो कि बहुत ही अच्छे पेशेवर हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में, वो भारत को यूएस के लिए एक अच्छा जगह बनाए। प्रेसिडेंट क्लिंटन पेड अ ह्यूजली सक्सेसफुल विजिट टू इंडिया इन 2000। सन 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन जो थे वह भारत में बहुत ही सक्सेसफुल, कामयाब उनका दौरा रहा। ऑन पॉलिटिकल फ्रंट, टेररिज्म, नॉन प्रोलिफिकेशन हैज बीन मेजर इशू। अब देखिए, आतंकवाद के प्रति जो राजनीति थी उस समय, और नॉन प्रोलिफिकेशन था। ठीक है। प्रोलिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है प्रसार करना। ठीक है। ये बहुत ही उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ Indo-US relations in recent year was the American role in the Kargil crisis 1999। अब देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसमें एक टर्निंग पॉइंट तब भी आया जब कारगिल के युद्ध में 1999 में अमेरिकन जो अपना काम किए। इंडिया व्यूड प्रेसिडेंट बिल जे क्लिंटन्स रोल ड्यूरिंग द 1999 Kargil crisis is persuading Pakistan to withdraw its troops from the Indian side of the line of control in Kashmir as an important milestone। अब देखिए, भारत के नज़रिए से वह यह देखे कि जो राष्ट्रपति बिल जे क्लिंटन थे 1999 में जो कारगिल में समस्या हुई थी, ठीक है, उस समय वह पाकिस्तान को यह बात समझाए थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ से वो अपने ट्रुप्स को हटा ले, अपने सैन्य बल को हटा ले, ठीक है, अपने सैनिकों को हटा ले, और ये कश्मीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। India tried to impress the importance of fighting the menace of terrorism by highlighting Pakistan roles in Jammu and Kashmir। भारत इस बात को बहुत महत्वपूर्ण देता है, इस बात को सबके सामने लाने के लिए बहुत कोशिश किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और सबको आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, और ये भी कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। But the United States did not show much interest in acting against terrorism till the US cities New York and Washington was struck in a big way on 11 September 2001। लेकिन अमेरिका जो है वो तब तक ज़्यादा रुचि नहीं दिखाए थे आतंकवाद के खिलाफ जब तक न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के शहर हैं वहाँ पर 11 सितंबर 2001 में बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। इस हमले के होने के बाद जो अमेरिकन थे, वो जो अमेरिका की सरकार थी, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना आरंभ किए। इंडिया ऑफर्ड फुल कोऑपरेशन टू द यूएस इन काउंटर टेररिज्म कैंपेन। भारत अपना पूरा सहयोग दिया, ठीक है, वह यह बोला कि आप जो भी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो भी अभियान चलाना चाहते हैं, भारत आपके साथ है। However, our plea to US that Pakistan's supports to Taliban in Afghanistan and jihadists in Kashmir made it in the epicenter of the international terrorism fell on deaf ears। हालांकि भारत जो ये बात कर रहा था यूएस से अमेरिका को कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को मदद कर रहा है और जम्मू और कश्मीर में जिहादी को मदद कर रहा है, ये अनसुना कर दिया गया। द यूएस नीडेड पाकिस्तान मोर देन इंडिया टू कॉन्टैक्ट अल-कायदा टेररिस्ट।
अमेरिकन जो थे उनको पाकिस्तान का ज़्यादा ज़रूरत था भारत के मुकाबले, ताकि पाकिस्तान की मदद से वो अलकायदा के आतंकवादियों के संपर्क में आ सके। सो यूएस डिस्टिंग्विश्ड गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। तो जो अमेरिका था वो क्या बोले कि कुछ अच्छे आतंकवादी होते हैं, कुछ बुरे आतंकवादी। दे एक्सटेंडेड सिंपैथी व्हेन टेररिस्ट अटैक्ड कश्मीर असेंबली एंड इंडियाज पार्लियामेंट इन अक्टूबर एंड दिसंबर 2001 रिस्पेक्टिवली। वो अफसोस जताए, ठीक है, वो अपना सिंपैथी दिए, ठीक है, सहानुभूति दिए जब कश्मीर विधानसभा में अक्टूबर 2011 और भारतीय संसद में दिसंबर 2011 में आतंकवादी हमले हुए। Anxious to enlist allies in the war against terrorism, USA reverted to Cold War partnership with Pakistan. अब देखिए, उस समय वो लोग जो कि युद्ध करना चाहते थे, किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। जो लोग इस बात को लेके काफ़ी चिंतित थे, उन लोगों का संगठन बना, और जो अमेरिका था वो क्या किया? कोल्ड वॉर पार्टनरशिप रिवर्ट किया पाकिस्तान के साथ। Once highly critical of the military regime in Pakistan run by General Pervez Musharraf, Washington now welcomed Musharraf as a full-fledged partner in the international coalition against terrorism. एक बार जब पाकिस्तान के जो मिलिट्री हेड थे, ठीक है, मिलिट्री रेजिम के जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, उनको वॉशिंगटन में बुलाया गया ताकि पूरी तरह से वह साझेदारी में हिस्सा ले सके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था आतंकवाद के खिलाफ। द बुश एडमिनिस्ट्रेशन लिफ्टेड द सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, pledged to provide generous assistance and gave the Musharraf government a legitimacy it had never before enjoyed. अब जो उस समय बुश की सरकार थी, ठीक है, अमेरिका में, वो क्या किए? वो जो सैंक्शंस था, जो पाकिस्तान को सैंक्शन दिया गया था, उसको हटाए, ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और उनको ये बोले कि आपको हम मदद करेंगे, ठीक है। और जो मुशर्रफ की सरकार थी उनको उतना सहायता मिला जो उनको कभी नहीं मिला था अमेरिका से। इंडिया लेजिटिमेटली फियर्ड दैट वाशिंगटन वुड टिल्ट टुवर्ड्स इस्लामाबाद वंस मोर। अब भारत जो था उसको इस बात का डर था कि अमेरिका, वाशिंगटन फिर से इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। यूएसए वॉज अलार्म्ड दैट इवेंट्स माइट गो आउट ऑफ कंट्रोल। अब अमेरिका को इस बात का भी संदेह था कि जो परिस्थिति है वह उसके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। टू शो न्यू दिल्ली दैट इट टुक सीरियसली इंडियाज accusation about Pakistan's collusion in these attacks, the administration of President George Bush placed the two Pakistan-based group, India thought responsible for the attacks on the US list of terrorist organization. अब देखिए, दिल्ली में जो अटैक हुआ था, ठीक है, इसको सीरियसली लेने के लिए, ताकि भारत को लगे कि हाँ बहुत अच्छा स्टेप उठाया अमेरिका, ठीक है, तो जो जॉर्ज बुश थे वो क्या किए? 2 पाकिस्तान आधारित समुदाय बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है, और भारत को लगा कि यूएस जो है, जो आतंकवादी संगठन है, उसका लिस्ट बना रहा, ठीक है, और वो उनको हटाने की बात कर रहा है। While not publicly accepting India's claim that Pakistani government itself was involved in terrorist activities, Washington's words and action clearly implied that Islamabad could and must do more to crack down on terrorism. अब देखिए, सार्वजनिक तौर पर भारत ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान की सरकार है वह खुद इस आतंकवादी हमले में शामिल है, तो इस बात को नहीं माना अमेरिका, और वॉशिंगटन का जो वर्ड था, ठीक है, उसमें यह था कि इस्लामाबाद को और काम करना होगा ताकि वह आतंकवाद को कम कर सके। US besides countries like Canada helped India establish nuclear power stations in 1963. अब देखिए, अमेरिका के साथ साथ कनाडा, वो भारत को मदद किया 1963 में ताकि वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगा सके। बट द कोऑपरेशन केम अंडर अ क्लाउड इन 1970 बिकॉज ऑफ इंडियाज पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरन in 1974
and India's refusal to sign nuclear non-proliferation treaty. लेकिन ये जो कोऑपरेशन था, ये जो कनाडा हेल्प किया था भारत को, ये सबके सामने आ गया 1970 में, ठीक है, 1970 के दशक में, क्योंकि भारत पोखरण नाम का एक जगह है, वहाँ पर 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था और भारत जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी था इसको साइन करने से मना कर चुका था. इन 1978 द यूएस कांग्रेस पास द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट इन 1978. 1978 में जो यूएस कांग्रेस है, अमेरिका की जो कांग्रेस की सरकार, उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट पास कर दिया. This law stipulated that uranium could be exported to those countries which allow all their nuclear plants to be inspected and safeguarded by the International Atomic Energy IAEA. अब ये जो कानून बनाया, इसमें क्या था कि जो यूरेनियम है वो सिर्फ उसी देशों को दिया जाएगा जो कि उनके जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो परमाणु जगहें हैं उनकी, जहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन सब पर इंस्पेक्शन करने देगा, उसको सेफ गार्ड करेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का. आप अगर मूवीज़ देखते हैं तो आप देखे होंगे कि न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ भारत में, इससे संबंधित एक मूवी भी बनाया गया था और उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी. इट मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन दैट नॉन प्रोलिफरेशन has been a steadfast goal of the US. अब ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन किया गया, इससे यूएस को फ़ायदा हुआ. एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर न्यूक्लियर इशू परसिस्टेड. और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, अंतर हुआ दोनों देशों में, क्योंकि जो परमाणु मुद्दा था वो तब भी था. द यूएस होप दैट इंडिया वुड साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT in 1996, but India did not. अमेरिका यह आशा कर रहा था कि भारत जो CTBT है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उसको 1996 में साइन कर देगा, लेकिन भारत उसको साइन नहीं किया. When it detonated 5 nuclear bombs in May 1998 again at Pokhran and declared itself a nuclear weapon state, the US imposed military and economic sanctions. अब देखिए, जब भारत 1998 में मई के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब पोखरण में वो 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किए और खुद को एक परमाणु हथियार वाला देश बना दिए, ठीक है, घोषित कर दिए. तब वो यूएस क्या किया, वो अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक जो आर्थिक उनका था वो इम्पोज कर दिया, ठीक है, लागू कर दिया, थोप दिया किसके ऊपर, भारत के ऊपर. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सैंक्शन. सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध कर देना, ठीक है, मंजूरी दे देना. अ थ्रेटेंड पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग अ लॉ और रूल. कानून या नियम की अवज्ञा के लिए एक धमकी भरा जुर्माना, क्योंकि यहाँ पे कानून को तोड़ा गया था, उल्लंघन किया गया था. Bilateral relations seem to have reached a new low, but India stood its ground. अब भारत और अमेरिका का जो संबंध था वो बहुत ही कम हो गया था, लेकिन भारत अपने बात पर खड़ा रहा. For 2 years, a number of discussions between Jaswant Singh, the then Foreign Minister of India, and Strobe Talbot, the US Deputy Secretary of State, were held. 2 साल तक बहुत सारा चर्चा हुआ, ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन हुए. जसवंत सिंह जो उस समय के भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे और स्ट्रोब टालबॉट जो कि उस समय यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी थे राज्य के, अमेरिका के. नॉट सिंस द अर्ली 1960s had the two countries engaged each other in such a serious and sustained fashion. अब देखिए 1960 से बहुत बार मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो देश हैं, अमेरिका और भारत, ये ऐसे गंभीर परिस्थिति पे आए. These discussions transformed the bilateral relationship to a large extent. अब ये जो डिस्कशन हुआ, इसमें जो संबंध था दोनों देश का वो काफ़ी हद तक बदला.
In 1999, US Congress lifted some of the sanctions against India. अब 1999 में अमेरिका की जो कांग्रेस की सरकार थी वह भारत को दिए जाने वाले जो मंजूरी थी उनमें से कुछ चीज़ों को हटा लिए. This was the first among many such subsequent instances of easing of sanctions by Congress. ये पहला था. उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई. Recently, there is a growing awareness in the US to recognize India as a responsible country with nuclear weapon. हाल के सालों में अमेरिका जो है वहाँ पर इस बात की जागरूकता फैल रही है कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है, जिसके पास परमाणु हथियार है. With India opening up its economy in 1990s, investment by American companies rather than the aid came to be looked up as more important. अब 1990 में भारत अपना दरवाज़ा खोला कि बाहर के लोग यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं. तो जो अमेरिकन कंपनीज थे मदद ना करके वो भारत में काम करने के लिए आए और इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखा गया. The role of the young Indians in the information technology IT, that is computer hardware and software industry, added a new dimension to the trade between India and the US. अब देखिए भारत के जो जवान लोग थे, ठीक है, उस समय IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम किए, कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और इससे भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो एक नए दौर पर गया, व्यापार बढ़ा. Further, those IT professionals who settled down in the US became the most successful single ethnic group there. इसके साथ साथ वो IT प्रोफेशनल, वो लोग जो कि अमेरिका में जाके काम किए, वहाँ जाके सेटल हो गए, वो बहुत ही कामयाब हुए वहाँ पर. They helped create a different image of India in America. वो भारत का एक बहुत ही अलग तरह का इमेज बनाए अमेरिका में. Trade between India and the US in 2003 totaled around $18 billion. 2003 में भारत और अमेरिका के बीच $18 बिलियन का व्यापार हुआ. The heartening thing about it is that India's export to the US was around $13 billion and the US export to India was the tune of $5 billion. अब देखिए इसमें एक चीज़ देखने की जो बात थी कि भारत जो एक्सपोर्ट किया था, जो निर्यात किया था अमेरिका में, वो $13 बिलियन का किया था, और जो आयात किया था, जो एक्सपोर्ट यूएस से आया था, जो भारत इंपोर्ट किया था, वो $5 बिलियन तक था. बट ट्रेड बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टोटल अराउंड $180 बिलियन. Chinese export to the US was about $152 billion, whereas US export to China was around $28 billion. लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हुआ वो $180 बिलियन, 10 गुना ज़्यादा हुआ भारत से. और इसमें चाइनीज़ कितना भेजे अमेरिका में? $152 बिलियन, और यूएस से कितना भेजा चाइना में? $28 बिलियन. A point to note here is that a city of Shanghai in China draws more American investment than the whole of India. और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि चाइना में एक शहर है शंघाई, वहाँ पर पूरे भारत में जितना इन्वेस्टमेंट होता है अमेरिकन का, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शंघाई में वो सिर्फ एक शहर में कर देते हैं, ठीक है.